Hi, this is Yash Gaikwad, and I welcome you to this quick revision of Chapter 2 Utility Analysis. Now, before we move on to Chapter 2 Utility Analysis, first of all, I'll like to bring your attention to a small correction. The name of economist that we have studied in Chapter 1 is where I have accidentally said that it is Ragnar Fisher. However, it is Ragnar Frisch over here. So that is something to be corrected and apologies from my side for the same. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर 2 दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस। तो इससे पहले हम यूटिलिटी एनालिसिस पे बढ़े, हम कुछ बेसिक सी चीज़ों पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले है वांट। वांट क्या होता है? वांट होती है द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन और रेदर द लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो दैट फीलिंग ऑफ वांटिंग समथिंग इज व्हाट वी कॉल्ड वांट। और जैसा हम बेसिक्स में पढ़ के आ चुके हैं कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड और ह्यूमन वांट्स होती है रेकरिंग इन नेचर, कि आपको एक के बाद एक कुछ ना कुछ चीज़ की आवश्यकता होती है, वो वांट रेकरिंग नेचर की है। जैसे आपने आज खाना खाया तो आपकी आज की भूख शांत हो गई, बट आपको कल फिर भूख लगेगी, परसों फिर खाना चाहिए। तो हर दिन आपको खाने की नीड है, यू हैव द वांट फॉर फूड। सिमिलरली आपकी मल्टीपल वांट्स हो सकती है और ये वांट्स रेकरिंग नेचर की हो सकती है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट दिस वांट्स डिफर विद सीजंस, एज, कल्चर एंड हैबिट्स। एन एग्जांपल वुड बी कि जैसे विंटर सीजन है तो आपको वार्मर क्लोथ्स की आवश्यकता है, वहीं पे आप समर्स में आ जाते हैं तो आपको लिनन और कॉटन के क्लोथ्स चाहिए। आपकी एज के स्पेसिफिक आपके प्रोडक्ट्स चेंज हो सकते हैं। जैसे बच्चों के लिए डायपर्स आर डिजाइन्ड एंड बेबी केयर प्रोडक्ट्स लाइक ग्रेप वाटर एंड पेसिफायर्स एंड टॉयज आर डिजाइन। वहीं पे अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो उसके ज्यादा सप्लीमेंट्स और मेडिसिन की जरूरत होगी, उनके लिए प्रोडक्ट्स अलग तरीके के होंगे। वहीं पे कोई यंग इंसान है तो उसके लिए अलग तरीके के प्रोडक्ट्स होंगे। सेम थिंग विद कल्चर, की कल्चर टू कल्चर चीजें डिफर करती है। जैसे आप इंडिया में हैं और दिवाली का सीजन है तो आपको ऑल ऑफ अ सडन डेकोरेटिव आइटम्स, लाइट्स एंड लैम्प्स की नीड होती है। वहीं अगर आप होली के सीजन में जाए तो आपको कलर्स, पिचकारियाँ, इन चीजों की नीड होती है। नेक्स्ट इज हैबिट, कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के हैबिट्स एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली भी चीजें चेंज हो सकती है। जैसे अगर कोई चाय पीता है तो उसे टी की आवश्यकता है, वही कोई कॉफी कंज्यूम कर रहा है तो उसके लिए कॉफी इज द नीड। Next is utility. The concept of utility says that utility is the capacity of a commodity, कि अगर मैं कोई commodity consume कर रहा हूँ तो उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो मेरी want को satisfy कर पाए। तो वो जो मेरी lack of wanting something है उस चीज से को satisfy करने की जो एबिलिटी है उसे मैं यूटिलिटी का नाम देता हूँ। सो यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ वांट। अब एक बेसिक सी चीज हम समझते हैं कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। तो ऐसे में एक रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा? एक रैशनल कंज्यूमर विल ट्राई टू सेटिस्फाई ऑल हिज वांट्स एट द सेम टाइम, पर वो हो नहीं पाएगा। क्यों? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हेंस वी स्टडी यूटिलिटी एनालिसिस, जिसमें हम तय करने की कोशिश करते हैं टू फाइंड द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फॉर अ कंज्यूमर। अब इससे पहले कि हम यूटिलिटी एनालिसिस में आगे बढ़े, मैं आपको दो टर्म्स का मीनिंग समझाना चाहूंगा। एक है कार्डिनल और एक है ऑर्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है वो चीज जो न्यूमरिक टर्म्स में मेजर की जा सके, जैसे 10, 20, 30, 40। कि आपकी हाइट कितनी है? 165 सेंटीमीटर्स, 145 सेंटीमीटर्स। आप लेंथ मेजर कर पा रहे हैं, आप केजीज में 50, 60, 70 केजीज में आप वेट मेजर कर पा रहे हो, तो उन चीजों को हम कार्डिनल यूनिट्स कहते हैं। वहीं पे कुछ चीजें होती है ऑर्डिनल यूनिट्स। ऑर्डिनल यूनिट्स क्या होती है? जो नंबर्स में मेजर नहीं की जा सकती। जैसे कि मुझे आपसे मिलके अच्छा लगा, तो कितना अच्छा लगा? एक पाव अच्छा लगा, 1 लीटर अच्छा लगा, बहुत। तो ये चीज हम ऑर्डिनली एक्सप्रेस करते हैं कि बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो उस चीज को हम ऑर्डिनल कहते हैं और इसे हम हमेशा रैंकिंग के थ्रू मेजर करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी के क्या फीचर्स होते हैं? फर्स्ट इज यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, यानी कि क्या यूटिलिटी, चीजों की यूटिलिटी जगह और वक्त के हिसाब से बदलती रहती है। जैसे कि एन एग्जांपल ऑफ प्लेस यूटिलिटी विल बी कि आप पहाड़ों पे गए हैं, सो ऑल ऑफ अ सडन वहाँ का जो वेदर है उसमें आपको ट्रैकिंग बूट्स चाहिए, आपको वॉकिंग स्टिक्स चाहिए, तो वहाँ पे उन चीज़ों की यूटिलिटी आपके लिए बढ़ जाती है। वहीं पे आप टाइम यूटिलिटी देखिए, जैसे कि ये लेक्चर आप देख रहे हैं,
अगर आपके एग्जाम्स क्लोज है तो आपके लिए इस लेक्चर की यूटिलिटी ज्यादा है, आपकी टेक्स्ट बुक की यूटिलिटी ज्यादा है, बट अगर एग्जाम्स को टाइम है तो उनकी यूटिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। नेक्स्ट, यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव क्यों? क्योंकि ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है ड्यू टू देयर टेस्ट, हैबिट, नेचर, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। जैसे कि हो सकता है आई वॉन्ट एन आईफोन, वो मेरा ड्रीम है, तो जब मैं एक आईफोन खरीदूं तो उससे मुझे ज्यादा यूटिलिटी मिले, बट कोई और हो सकता है हु प्रिफर्स एंड्रॉइड को यूज करना, तो उसके लिए द अमाउंट ऑफ यूटिलिटी he'll get on purchasing an iPhone is not equivalent to the amount of utility that I will get. Hence it is a subjective concept. Next is ethically neutral concept. इसका ये मतलब है कि जब आप इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ते हैं तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि किसी कमोडिटी से हमें क्या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। हम इसे बिल्कुल न्यूट्रली देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि वो कमोडिटी कितनी अच्छी है या बुरी है। जैसे कि एन एग्जाम्पल विल बी टबैको प्रोडक्ट्स लाइक गुटखा और सिगरेट की। अगर कोई पर्सन सिगरेट कंज्यूम कर रहा है तो हम यूटिलिटी एनालिसिस में ये देखेंगे कि भैया उसे पहली सिगरेट से कितनी यूटिलिटी मिली, दूसरी से कितनी, तीसरी से कितनी। हम ये जज नहीं करेंगे कि जो सिगरेट्स है वो एक हार्मफुल प्रोडक्ट है या उससे आपको दूर रहना चाहिए, तो वहां पे हम मोरल्स और एथिक्स को बीच में नहीं ला रहे हैं। हेंस इट इज ओनली अ न्यूट्रल कॉन्सेप्ट कि हमें सिर्फ यूटिलिटी मेजर करनी है, उसका इम्पैक्ट क्या, अच्छा बुरा कंजम्पशन का, वो हम यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, कि मुझे कोई चीज मिलती है उससे मुझे यूटिलिटी मिल रही है पर उसका मेरे लिए यूज भी हो, ये जरूरी नहीं है। एन एग्जाम्पल वुड बी कि अगर आप हैरी पॉटर फैन है तो आपने देखा होगा थोड़े टाइम पहले हैरी पॉटर मर्चेंडाइज आ रही थी विद किंडर जॉय। तो एज अ ग्रोन अप अगर मैं किंडर जॉय खरीद रहा हूँ फॉर दैट टॉय, तो उस टॉय का मेरी लाइफ में कोई यूजफुलनेस है क्या? नहीं। इट इज मोर ऑफ और लेस ऑफ अ ट्रेंडी प्रोडक्ट और लेट्स से एक शो पीस बन के रहेगा, बट स्टिल आई वांट टू बाय इट। इट इज नॉट हैविंग एनी यूज इन माय लाइफ, हाउएवर इट हैज यूटिलिटी। क्यों? क्योंकि वो मेरी क्रेविंग सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ मुझे भी एक मिनिएचर हैरी पॉटर कलेक्शन बनाना है, तो मुझे वो टॉय इन सेंस ऑफ यूटिलिटी तो प्रोवाइड कर रहा है, बट उसका वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, कि जरूरी नहीं कि आपको जो चीज यूटिलिटी दे रही है उससे आपको प्लेजर भी मिले। अ सिंपल एग्जांपल इज कि अगर आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको इंजेक्शन देता है, डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, तो इंजेक्शन लगाते वक्त आपको प्लेजर तो फील नहीं होता, आपको दर्द होता है। आपको जो दवाई मिलती है वो कड़वी होती है, तो उससे अगेन आपके टेस्ट बड्स इरिटेट हो जाता है। तो इसमें आपको प्लेजर तो नहीं मिल रहा है, लेकिन उससे की यूटिलिटी है। यूटिलिटी क्यों? क्योंकि आपको मेडिसिन की नीड है और उस टाइम पे आपको मेडिसिन मिल रही है। द नेक्स्ट थिंग इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन अलग अलग चीज है। कैसे? यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन, कि भाई मुझे किसी चीज की जरूरत है, आवश्यकता है, इसलिए मैं उसे कंज्यूम करना चाहता हूँ। दैट इज यूटिलिटी, कि यूटिलिटी के कारण मैं कोई चीज कंज्यूम करता हूँ, कि मुझे लगता है कि ये चीज मेरी वो वांट सेटिस्फाई कर देगी, इसमें यूटिलिटी है इसलिए मैं उसे कंज्यूम कर रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड सेटिस्फेक्शन इज द एंड रिजल्ट, कि जब मैं उस कमोडिटी को जिसमें यूटिलिटी सेटिस्फाइंग पार है मेरे लिए, उसे मैं जब कंज्यूम करता हूँ, तो एट द एंड द एंड रिजल्ट इज व्हाट आई फील सेटिस्फाइड। जैसे मुझे प्यास लग रही है, तो मुझे प्यास लग रही है और मेरे सामने पानी है, तो पानी की यूटिलिटी है मेरे लिए और मुझे प्यास है, तो प्यास के कारण मैं पानी पी रहा हूँ। हेंस यूटिलिटी इज द कॉज फॉर कंजम्पशन, और वो पानी पीने के बाद मेरी प्यास बुझ जाती है। दैट इज सेटिस्फेक्शन इज द एंड रिजल्ट। फिर हम बात कर रहे हैं यूटिलिटी हाइपोथेसिस की। यूटिलिटी जो है वो तीन तरीके की हो सकती है। पहला, या तो आप कुछ कंज्यूम करें और आपको कुछ भी फील ना हो, आप जैसे थे वैसे ही है, तो जीरो यूटिलिटी की, वो आपके कुछ काम की नहीं है वो चीज। दूसरा, कि आपने वो चीज कंज्यूम की और आपको अच्छा लगा, आपकी वांट सेटिस्फाई हुई, तो वो पॉजिटिव यूटिलिटी हुई। इसे हम पॉजिटिव यूटिलिटी का नाम देते हैं। जैसे आपको प्यास नहीं थी, आपने फिर भी पानी पिया, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा, पर आपको प्यास थी, बहुत तेज प्यास थी, तब आपने पानी पिया, तो आपकी थर्स्ट सेटिस्फाइड हुई, तो उस केस में आपकी पॉजिटिव यूटिलिटी हुई। पर एक लेवल के बाद अगर आप एक्सट्रीमली पानी पीते जा रहे हैं, एक गिलास, दो गिलास, तीन गिलास, तो चौथे गिलास के बाद आपको थोड़ा तो अटपटा लगेगा, यू माइट फील लाइक वॉमिटिंग। तो वो चीज क्या है? उसी चीज को हम नाम देते हैं एज डिसयूटिलिटीज का, यानी नेगेटिव यूटिलिटी का। उसके बाद है यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, यानी कि यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। दैट मीन्स इट कुड बी पुट टू वेरियस यूजेस। कि सिंपल एग्जांपल इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हैज द पावर टू सेटिस्फाई योर वांट, बट इसके मल्टीपल यूजेस है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी से अपने डिवाइसेस लाइक लैपटॉप्स वगैरह चार्ज कर सकते हैं, आप अपनी ईवी गाड़ियां चार्ज कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी से फैन रन कर सकते हैं, आप लाइट रन कर सकते हैं, आप पानी की मोटर चला सकते हैं। So there are n number of uses for the same thing, that is electricity.
नेक्स्ट इज डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट, कि भाई मुझे किसी चीज से कितनी यूटिलिटी मिल रही है वो मेरी डिजायर टू कंज्यूम पे डिपेंड करेगा। जैसे कि इंटेंसिटी, मेरी जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी किसी चीज को कंज्यूम करने की, उतनी ज्यादा उसकी मैं डिमांड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर फेस्टिव सीजन आ रहा है और मुझे चाहिए कि यार मेरे पास नए कपड़े होने चाहिए, तो मेरी इंटेंसिटी और डिजायर जो है वो ज्यादा है कि भाई नया फेस्टिव सीजन है, मैं नए कपड़े पहनूंगा, डेली आउटफिट्स चेंज करूंगा, दिन में 2-3 आउटफिट चेंज करूंगा। आई वॉन्ट टू कंज्यूम मोर ऑफ क्लोथ्स, तो मैं ज्यादा डिमांड करूंगा, मैं ज्यादा कपड़े खरीद के लाऊंगा। वहीं पे अगर मुझे पता है कि भाई समर वेकेशन चल रहा है, मुझे कहीं बाहर ज्यादा जाना ही नहीं है, घर पे ही रहना है, आई विल डिमांड लेसर ऑफ क्लोथ्स, क्योंकि मेरी इंटेंसिटी नहीं है वांट की उतनी ज्यादा। नेक्स्ट इज यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड, यानी कि क्या यूटिलिटी की वजह से डिमांड क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि हम देख के आ चुके हैं कि यूटिलिटी कॉजेस कंजम्पशन, कि जब आपको पता है कि आपको नीड है और कोई प्रोडक्ट या कमोडिटी उस नीड को सेटिस्फाई कर सकता है, तभी तो आप डिमांड करेंगे उस प्रोडक्ट की। अब हम आगे बढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी 6 प्रकार की होती है। यूटिलिटी 6 प्रकार की है, कौन कौन सी हम देखते हैं। सबसे पहला है फॉर्म यूटिलिटी, जहाँ पे किसी एग्जिस्टिंग कमोडिटी का फॉर्म यानी शेप चेंज करने से आपको यूटिलिटी प्रोवाइड होती है, उसे हम फॉर्म यूटिलिटी देते हैं। एग्जाम्पल वुड, अगर एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है लॉग ऑफ वुड, तो उससे कि आपके लिए ज्यादा यूटिलिटी नहीं है, बट आप उसी लॉग ऑफ वुड को अगर थोड़ा क्राफ्टमैन के पास लेके जाए और थोड़ा शेप दे, तो उससे आप फर्नीचर बना सकते हैं। तो लॉग ऑफ वुड से आपने फर्नीचर बनाया, सोफा, बेड, इस तरीके की, तो उससे जो यूटिलिटी डिराइव हुई उसे फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। या आप उससे आर्ट पीसेस बना सकते हैं, कुछ भी मिनिएचर आइटम या डेकोरेटिव आइटम्स सेम लॉग ऑफ वुड को यूज करके, तो वो जो है उसे हम फॉर्म यूटिलिटी का नाम देते हैं। नेक्स्ट इज प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी कब आती है? वेयर द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन प्लेस ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि अगर जगह के कारण जो चेंजेस आ रहे हैं उसे हम प्लेस यूटिलिटी में गिनते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप घर घर पे हैं, आपके घर पे 10-12 कंबल रखे हुए हैं, आपको उसकी नीड अभी इतनी नहीं है क्योंकि वेदर प्लेजेंट है, ज्यादा ठंड नहीं है। बट वहीं पे आप पहाड़ों में चले जाएं, वहां पे ठंडा मौसम है, वहां पे आपको गर्मी चाहिए, तो उसके लिए आप वुलन क्लोथ्स डिमांड करते हैं। तो वही चीज अगर आपको वहां मिल जाए, वुलन क्लोथिंग इन अ वेरी कोल्ड एनवायरनमेंट, तो उसे हम प्लेस यूटिलिटी यूटिलिटी का नाम देते हैं। इसका एग्जांपल होता है ट्रांसपोर्ट की। कई बार आपको चीजें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी होती है, तो उस जगह पे आपको वो चीज मिले, उसी चीज को हम प्लेस यूटिलिटी कह रहे हैं। नेक्स्ट इज सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी में क्या होता है? जहाँ पे पर्सनल नेचर की सर्विसेज या ह्यूमन टच इन्वॉल्व होता है रेदर। जैसे कि अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो वो आपको एक पर्सनल केयर अटेंशन दे रहे हैं, आपको डायग्नोस कर रहे हैं और मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसी को हम सर्विस यूटिलिटी का नाम देते हैं। नेक्स्ट इज नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यानी कि आपको किसी चीज के बारे में जानकारी मिल रही है, आप पढ़ रहे हैं, जैसे आपको इस लेक्चर से अगर नॉलेज मिलता है, तो वो नॉलेज यूटिलिटी हो सकती है। अनदर एग्जांपल इसकी, मेरे एक दोस्त ने एक नई बाइक खरीदी है, सो ही स्टार्ट्स टू वॉच अ लॉट ऑफ मोटो व्लॉगर्स, कि भाई ये नई बाइक है, हिमालयन में क्या नई फीचर्स है, उसके कंपैरिजन में ट्रायम्फ और बीएमडब्ल्यू या कौन सी, अगेन डिफरेंट प्राइस सेगमेंट्स में कौन कौन सी बाइक्स आ रही है, उनमें क्या फीचर्स है, एंड हाउ यू कैन राइड एंड मैन्यूवर योर बाइक बेटर। तो वो चीजें सीख के उसे कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, बट उसे नॉलेज मिल रहा है अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में, तो उसी चीज को हम नॉलेज यूटिलिटी में डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यानी कि कहाँ, जहाँ पे आपको पोजेशन मिल रहा है यानी ओनरशिप मिल रही है, जहाँ पे राइट्स ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम सेलर टू बायर। जैसे कि आप एक घर में रह रहे हो, वो रेंटल घर है, अब आपने वो घर खरीद लिया, तो उसका टाइटल, उसका पोजेशन आपके पास आया है, उसी को हम पोजेशन यूटिलिटी कहते हैं। जैसे अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स टाइम यूटिलिटी, की किसी भी चीज की यूटिलिटी टाइमिंग के हिसाब से चेंज हो सकती है। जैसे कि वन डे बिफोर एग्जाम है और आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट ला के दे दे कि ये वन शॉर्ट लिस्ट है जिसमें 150 क्वेश्चंस है, विच आर हैविंग द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग रिपीटेडली आस्क्ड इन द क्वेश्चन, तो उसकी एक दिन पहले एग्जाम के आपके लिए बहुत यूटिलिटी होगी। बट वही चीज कोई आपको एक साल पहले लाके दे एग्जाम के पहले, तो उसकी इतनी ज्यादा यूटिलिटी नहीं होगी। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय टाइम यूटिलिटी। तो हमने 6 टाइप्स पढ़ लिए यूटिलिटी के: फॉर्म, प्लेस, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन एंड टाइम यूटिलिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी 2 प्रकार की हो सकती है। पहली है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इज द एग्रीगेट
derived from consumption of all unit in succession। यानी कि क्या, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है सक्सेशन, कि आप कुछ कमोडिटी है उसे कंज्यूम कर रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक, तो इन सभी कंजम्पशन से जो टोटल यूटिलिटी मुझे मिल रही है, इनका एग्रीगेट मिल रहा है, उसे मैं टोटल यूटिलिटी का नाम देता हूँ। जैसे कि आपने एक पिज्जा स्लाइस, ये पिज्जा है, आपने इसका एक स्लाइस खाया, तो इससे जो आपको यूटिलिटी मिली, ये इंडिविजुअल कंजम्पशन की यूटिलिटी है। फिर आपने दूसरा स्लाइस खाया, फिर आपने तीसरा स्लाइस, देन यू मूव्ड ऑन टू फोर्थ स्लाइस। अब ये जो इन टोटलिटी आपने ये सारे यूनिट्स कंज्यूम किए हैं एक के बाद एक, जिसी को हम सक्सेशन का नाम दे रहे हैं कि सक्सेसिव कंजम्पशन। तो इन सक्सेसिव कंजम्पशन से मिलने वाला जो टोटल यूटिलिटी है, उसी को हम इन एग्रीगेट टोटल यूटिलिटी कहते हैं। फिर है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? आपने एक यूनिट कंज्यूम किया, उसके बाद आप अगली यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, तो इन दोनों यूनिट्स में जो आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम किया है, उसके कारण जो टोटल में बदलाव आया है, टोटल यूटिलिटी में बर्बाद बदलाव आया है, उसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी का नाम देते हैं। इट इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड आउट ऑफ एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम। जैसे कि यहाँ पे एक यूटिलिटी शेड्यूल हम पढ़ रहे हैं कि आपके पास यूनिट ऑफ एक्स है, ये कोई एक एक्स कमोडिटी है, उसके आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। आपने एक यूनिट कंज्यूम किया, दो यूनिट, तीन यूनिट, चार यूनिट, पांच यूनिट, छह यूनिट और सात यूनिट। और यहाँ पे दी गई है टोटल यूटिलिटी। जब आप पहली यूनिट कंज्यूम करते हैं तो आपको 10 यूनिट यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है। फिर मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि इसके पहले आपका कंजम्पशन जीरो था, आपकी यूटिलिटी जीरो रही होगी, इसलिए आपका मार्जिनल यूटिलिटी भी जीरो रहा होगा, क्योंकि इसके पहले तो आपने कुछ कंज्यूम नहीं किया है। पर ये जो आपने पहली यूनिट कंज्यूम की है, उसमें 10 यूनिट का आपको सेटिस्फेक्शन लेवल मिला है, तो 0 और 10 में डिफरेंस कितने का है? 10 का। तो आपका जो पहला मार्जिनल यूटिलिटी है वो और टोटल यूटिलिटी सेम रहेगा। ये चीज हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी फॉर फर्स्ट यूनिट कंज्यूम्ड विल बी सेम। अब इसके बाद आप देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है। कैसे? 10 से 18 हो गया, 18 से 24 हो गया, 24 से 28, 28 से 30, अब यहाँ पे 30 पे आके स्टेगनेंट हो रहा है और फिर गिर रहा है टुवर्ड्स 28। तो ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल यूटिलिटी जो है बढ़ा है, यहाँ पे आके स्टेगनेंट हुआ है और यहाँ पे आके गिर रहा है। वहीं पे इन दो यूनिट्स के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज 10 माइनस 10 एंड 18 का जो डिफरेंस है, दैट इज 8 यूनिट्स। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी सेकंड यूनिट के लिए? 8 यूनिट्स का। वहीं पे जो नेक्स्ट दो यूनिट है 18 एंड 24, इनका डिफरेंस कितना है? 6। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 6। सिमिलरली 4, 2, 0 एंड -2। तो इसी चीज को अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जाऊं, तो मुझे ऐसा कुछ चार्ट मिलता है। इसमें हमने पहली चीज क्या स्टेब्लिश की थी? जो हमारी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी है, वो एक पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे तो सेम रहेगी। फिर उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया था कि जो मेरी टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। बट एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहां पे वो स्टेगनेंट हो जाती है और उसके बाद गिरती है, तो इसी को मैं टीयू कर्व का नाम दे देता हूँ। वहीं पे अगर मैं ध्यान से देखूं मार्जिनल यूटिलिटी को, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी पहले 10 थी, फिर 8, 6, 4, 2, 0, -2। तो क्या मैं ये निकाल सकता हूँ एक डेरिवेशन की भाई मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कंसिस्टेंटली गिर रही है, सो मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स कंसिस्टेंटली। तो यहाँ पे देखिए टी यू इज इक्वल टू एम यू, फिर यहाँ पे टी यू बढ़ रहा है, तो एम यू कंसिस्टेंटली गिर रहा है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है। तो जिस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है, उस पॉइंट पे जो हमारा टी यू कर्व है वो अपने मैक्सिमम पे होता है। जिस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है, उस पॉइंट पे टी यू मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद एम यू माइनस में चला जाएगा। जैसे ही एम यू माइनस में जाता है, हमारा जो टी यू है, हमारा जो टीयू है उसमें एडिशन नेगेटिव यूनिट का हो रहा है, जिसके कारण टीयू गिरेगा। जैसे यहाँ 30 प्लस -2 इज इक्वल टू 28। और इसी चीज को, ये जो माइनस में यूटिलिटी आ रही है, जो हम पढ़ चुके थे कि यूटिलिटी कैन बी इधर जीरो, इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव यूटिलिटी यहाँ पे आ रही है, इसे मैं डिस यूटिलिटी का नाम देता हूँ। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे टीयू मैक्सिमम हो गया है और उसके बाद गिरना शुरू होता है, इस पॉइंट पे जहाँ कर्व चेंज हो रहा है, उसे मैं पॉइंट ऑफ सेटिटी का नाम देता हूँ। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन है। एट फर्स्ट टी यू इज इक्वल टू एम यू, पहले टी यू बढ़ता है, एम यू गिरता है। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे एम यू जीरो हो जाता है और टी यू विल बी एट इट्स मैक्सिमम, इसी को मैं पॉइंट ऑफ सेटिटी कहता हूँ। नेक्स्ट इज
देयर आफ्टर TU डिक्लाइंस एंड MU डिक्लाइंस नेगेटिवली, कि TU तो गिर ही रहा है लेकिन MU भी गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे MU का कर्वेचर कैसा हो गया, नेगेटिव। नेक्स्ट इज द रिजल्ट इज इन डिससेटिस्फेक्शन एज MU बिकम्स नेगेटिव आफ्टर अ पॉइंट। और यहाँ पे कंपेरेटिव ग्राफ्स है कि TU पहले इंक्रीज होता है फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में वो कांस्टेंट हो जाता है, और थर्ड फेज में गिरता है। जब फर्स्ट फेज में TU बढ़ रहा है तब मार्जिनल यूटिलिटी कंसिस्टेंटली नीचे गिर रही है। जब TU मैक्सिमम है या कांस्टेंट हो गया तब MU जो है जीरो हो जाता है, और जैसे ही MU नीचे नेगेटिव में जाना शुरू करता है TU कर्व स्टार्ट टू फॉल। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्यों पढ़ते हैं, कि हमने पढ़ा कि ये मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये गिरती रहती है हर सक्सेसिव यूनिट ऑफ कंजम्पशन के बाद। 10 to 8, 8 to 6, 6 to 4, 4 to 2, 2 to 0, एंड फाइनली इट गोज ऑन टू नेगेटिव। तो ये नेगेटिव में क्यों जा रही है, ये मार्जिनल यूटिलिटी क्यों गिर रही है, इसी को समझने के लिए हम एक लॉ पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग यानी गिरता हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ रहे हैं। पहला है, फर्स्ट प्रपोज बाय प्रोफेसर गॉसन, later discussed in detail by Professor Alfred Marshall in his book Principle of Economics in 1890। कि सबसे पहले प्रोफेसर गॉसन ने ये आइडिया दिया था, जिसको इन डिटेल बाद में एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में इन 1890 डिस्कस किया। नाउ द लॉ स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, याद है हमने सेटर्स पेरेबियस पढ़ा था बेसिक्स के लेक्चर में, तो ये उसी का रेफरेंस है कि अगर बाकी चीजों में चेंज नहीं आ रहा है, कंज्यूमर टेस्ट प्रेफरेंस, साइकोलॉजिकल रीजन, substitute good के prices and so on में, the other things remaining constant, the additional benefit which a person derives from increasing his stock of a thing, increasing his stock of a thing यानी क्या, कि उसका कंजम्पशन के पास जो चीजें हैं हम स्टॉक कहते हैं, उस कंजम्पशन को बढ़ाने पे जो एक इंसान को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है विल डिमिनिश विथ एवरी इंक्रीज इन स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज, कि हर सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम करने के बाद आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है किसी कमोडिटी से वो कम होता जाएगा। सिंपली ये क्या कह रहा है, MU ऑफ एडिशनल यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग, की हर सक्सेसिव कंजम्पशन पे, जैसे यूनिट 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो, फर्स्ट यूनिट पे आपको 10 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दूसरे पे 8 यूनिट का, तीसरे पे 6 का। तो हर सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम करने पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी विल गोज ऑन डिमिनिशिंग एज द TU इंक्रीजेस। यही चीज हम सिंपली, अगर मुझे ये चीज डिनोट करनी है तो मैं इसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से डिनोट करता हूँ, कि भाई जैसे ही मैं कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहा हूँ तो मुझे उससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। सिंपल एग्जांपल इज हाँ, फूड, कि अगर आपका कोई बहुत फेवरेट फूड आइटम है, जैसे कि ले लीजिए रसगुल्ले, आपने एक रसगुल्ला कंज्यूम किया, आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला, आपने एक सेकंड रसगुल्ला कंज्यूम किया, तो पहली बार में आपको बहुत भूख थी तो आपकी भूख सेटिस्फाई हुई, आपको एक्स अमाउंट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी मिली। सेकंड टाइम आपने कंज्यूम किया, सेकंड यूनिट कंज्यूम करने पे आपको थोड़ी कम यूटिलिटी मिली, थर्ड यूनिट कंज्यूम करने पे आपका पेट और बढ़ा तो आपको और कम यूटिलिटी मिली। बट एक पॉइंट पे ऐसा आ जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ भाई मैंने बहुत खा लिया, मेरा पेट भर चुका है, दैट इज जहाँ पे आपको मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जा रही है। बट उसके बाद एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि अरे अब बहुत मीठा हो गया, कि अब मैं और ज्यादा ओवर कंज्यूम करूंगा, आई माइट वॉमिट और मुझे अच्छा फील नहीं होगा। तो दैट इज डिसयूटिलिटीज, जहाँ पे MU नेगेटिव चला जाता है। नेक्स्ट इज अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ DMU। लॉ ऑफ DMU क्या क्या अज्यूम करता है, लेट अस अंडरस्टैंड। पहला है रैशनैलिटी, कि जो नॉर्मल कंज्यूमर है वो रैशनली बिहेव कर रहा है, यानी कि वो अपनी वांट को मैक्सिमम सेटिस्फाई करना चाहता है। नेक्स्ट इज कार्डिनल मेजरमेंट। भाई हम क्या पढ़ के आए थे कि यूटिलिटी दो तरीके से मेजर हो सकती है, तो कार्डिनली या ऑर्डिनली। तो जब हम पढ़ रहे हैं DMU तो हमें यूटिलिटी नंबर्स में मेजर करनी है, इसलिए हम ये अज्यूम करते हैं कि हम कार्डिनली मेजर कर सकते हैं यूटिलिटी को। रैशनैलिटी हम पढ़ के आ चुके हैं कि एक कंज्यूमर रैशनल है जो अपना सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम करना चाहता है। नेक्स्ट इज होमोजेनिटी। होमोजेनिटी यानी कि क्या जो भी आप गुड कंज्यूम कर रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम है, एक जैसा है, शेप में, साइज में, टेस्ट में, कलर में, कि आप एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे आपने एक रसगुल्ला कंज्यूम किया तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ
रसगुल्ला पूरा एक जैसे ही होंगे, वो अलग अलग फ्लेवर्स, कलर्स, साइज या शेप के नहीं हो सकते। नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी, कि आपका जो कंजम्पशन है वो सक्सेसिव यूनिट का है, कि आपने एक बाइट कंज्यूम किया, फिर आपने सेकंड यूनिट कंज्यूम किया, फिर आपने थर्ड यूनिट कंज्यूम किया। ऐसा नहीं है कि उसमें टाइम लगे, कि आप एक यूनिट आज कंज्यूम कर रहे हैं, एक यूनिट कल कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि अगर टाइम लैप आएगा तो आपका यूटिलिटी एनालिसिस उतना फिट नहीं बैठेगा, या हो सकता है कि आपकी यूटिलिटी डिमिनिशिंग ना हो। इसलिए हम ये कंसिडर करते हैं कि ये सारे यूनिट्स जो है सक्सेसिवली कंज्यूम किए गए हैं। नेक्स्ट इज रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी यूटिलिटी जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो रीजनेबल साइज की है, यानी कि ना बहुत ज्यादा बड़ी है ना बहुत छोटी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, लेट्स सी यू आर कंज्यूमिंग a chocolate, so ideally a size of a chocolate would be somewhere around this much. तो आप जितने भी चॉकलेट की यूनिट्स कंज्यूम करेंगे वो अराउंड सेम साइज के होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि एक यूनिट बहुत एक्सपोनेंशियली लार्ज है या बहुत एक्सपोनेंशियली छोटा है। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी, कि आपके टेस्ट प्रेफरेंसेस, बाकी सी चीजें, लाइक्स डिसलाइक सेम रह रही है। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी, कि जो भी आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं वो छोटे आइटम्स में डिविजिबल है। नेक्स्ट इज सिंगल वांट, कि जैसे आपने एक पिज्जा कंज्यूम किया है तो वो सिंगल पिज्जा मल्टीपल स्लाइसेस में आप डिवाइड कर सकते हो, उसी को हम डिविजिबिलिटी कह रहे हैं। नेक्स्ट इज सिंगल वांट, कि एट अ टाइम आप एक ही वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इवन दो आपकी कमोडिटी हो सकती है मल्टीपल वांट सेटिस्फाई करे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बट एट दैट पॉइंट आप उसे एक ही पर्पस के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डीएमयू। एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है? वो जगह जहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट नहीं करता। हमारा लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है? as the consumption increases, the marginal utility goes on diminishing. तो इसका एक्सेप्शन क्या होगा? इसका उल्टा, कि as the consumption increases, the marginal utility also goes on increasing. तो इसके हम 5 केसेस पढ़ते हैं। पहला है हॉबीज, कि अगर आप कोई चीज एज अ हॉबी परस्यू कर रहे हैं, जैसे आप स्टैम्प्स या कॉइन्स कलेक्ट कर रहे हैं, आप जब भी कोई नया आर्टिकल अपने कलेक्शन में लाएंगे, आपकी यूटिलिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका कलेक्शन ग्रो हो रहा है, उसकी वैल्यू ग्रो हो रही है। तो अगर आप कोई चीज एज अ हॉबी परस्यू कर रहे हैं, तो वहां पे आपको हर एडिशनल चीज कंज्यूम करने पे कुछ ना कुछ एक्सेसिव सेटिस्फेक्शन ही मिलेगा, तो वहां पे लॉ ऑफ डीएमयू फेल हो जाता है। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ अ माइजर। माइजर, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि माइजर कौन होता है? कि अगर कोई कंजूस आदमी है, तो यहाँ पे हम मान रहे हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है वो कंजूस है, यानी वो इरेशनल है। तो एमयू ऑफ मनी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ मनी, कि अगर कोई कंजूस आदमी है तो वो अपने पास पैसे होल्ड करके रखना चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाना चाहेगा, तो माइजर के केस में लॉ ऑफ डीएमयू अप्लीकेबल नहीं रहेगा। सेम चीज यहाँ पे मनी के बारे में कहा गया है, कि द एमयू ऑफ मनी डज नॉट नेसेसरीली इक्वेट टू जीरो, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ मनी। यानी कि क्या? अगर आपकी जेब में 1,000 रुपए है, तो आपका एमयू है, वहीं पे मैं आपको 1,000 रुपए और दूं तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी। फिर मैं और 1,000 रुपए दूं आपको, तब आपके पास 3,000 रुपए हो गए। तो आपकी यूटिलिटी बढ़ते जाएगी पैसे की। मैं आपको और 1,000 रुपए दूं तो आप मना तो नहीं करेंगे कि नहीं भाई मेरे पास 3,000 हो गया, मुझे 4,000 नहीं चाहिए। तो एज यू गो ऑन एडिंग टू दी स्टॉक, की आप आपके पास जो अवेलेबल अमाउंट ऑफ पैसा है उसमें जैसे जैसे एडिशन होता जाएगा, आपकी यूटिलिटी गिरेगी नहीं बल्कि और बढ़ती रहेगी। फिर सेम चीज की यूटिलिटी कैन बी डिफरेंट, कि अमीर आदमी के लिए पैसे की यूटिलिटी अलग हो सकती है, गरीब के लिए अलग हो सकती है। जैसे अगर कोई गरीब आदमी है तो उसके लिए 100 रुपए भी बहुत मायने रखते हैं, वहीं पे कोई अमीर आदमी है तो उसके लिए 1,000 2,000 रुपए कुड बी अ पॉकेट चेंज, जिससे उसे इतना फर्क नहीं पड़ता हो। इसलिए हम ये कंसिडर करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जो डिमिनिश होती है वो मनी पे अप्लाई नहीं होती है। दैट्स द रीजन इट डज नॉट अप्लाई ऑन अ माइजर। हॉबीज पे अप्लाई नहीं होती है, क्यों? क्योंकि वो वहां पे आप कंज्यूमर इरेशनल है, वहां पे हर चीज जो वो एक्स्ट्रा कलेक्ट कर रहा है वो उसका कलेक्शन ग्रो कर रही है। नेक्स्ट इज एडिक्शन। एडिक्शन में क्या है? कि अगेन कंज्यूमर एडिक्ट है किसी प्रोडक्ट का, यानी कि उसे वो पर्टिकुलर गुड कंज्यूम ही करना है आउट ऑफ हैबिट। जैसे कि इंटॉक्सिकेशन, या कोई सिगरेट पी रहा है या टबैको प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहा है, अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, वो एडिक्शन है। वहां पे हर सक्सेसिव यूनिट वो आउट ऑफ कंपल्शन इनहेल कर रहा है, हेंस एडिक्शन के केस में हमारा लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट इज पावर, कि जहाँ पे कोई भी आप ऐसी पोजीशन में हो जहाँ पे आप पावर एक्यूमुलेट कर पाओ, तो पावर पे लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास थोड़ी पावर आई तो आप और ज्यादा पावर चाहते हैं, आप और ज्यादा ऑटोनॉमी चाहते हैं, इट डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ
पावर। नाउ दिस आर द 5 एग्जाम्पशन जहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं करता, दैट इज हॉबीज, योर माइजर, मनी, एडिक्शन एंड पावर। So let us move on to the next point, that is criticisms of law of DMU कि law of DMU के क्या क्या criticism है। criticism number one, that it is an unrealistic assumption। unrealistic क्यों? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि सारी commodity homogeneous है, सारी commodity एक जैसी है, हमारा consumption continuous होगा, consumption के बीच में time lag नहीं आ सकता, consistency रहेगी और consumer rational रहेगा। तो हम psychological factors जैसे कि consumer के individual taste preferences क्या है, उनको तो साइड रख रहे हैं कि उनको हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कार्डिनल मेजर कि भाई यूटिलिटी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि कोई चीज कंज्यूम करने से आपको कैसा लगता है, आप उसको ऑर्डिनली कैसे मेजर कर रहे हो, या तो आप अच्छा बुरा बोलोगे ना, आप 1 2 3 नंबर्स में मेजर कर रहे हो। तो इसमें हो सकता है कि एक साइकोलॉजिकल चीज को आप न्यूमेरिकली लेके आ रहे हो तो उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। नेक्स्ट इज इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स कि कुछ गुड्स ऐसे हैं जो आप सिंगल परचेज करते हो, जिसको आप डिवाइड करके कंज्यूम नहीं कर सकते। जैसे कि एन एग्जांपल इसकी, मैंने अपने घर के लिए एक साउंड सिस्टम खरीदा, या एक टेलीविजन खरीदा, या एक फ्रिज खरीदा, तो सिंगल परचेज में वो गुड मेरे पास आया ना, मैं उसे टुकड़ों में कैसे कंज्यूम करूं, अनलाइक ईटेबल आइटम लाइक सम फूड। तो उस केस में जो गुड्स आप सिंगल परचेज में ला रहे हो, जैसे टीवी, एसी, फ्रिज, तो वहां पे इंडिविजिबिलिटी आ जाती है जो अगेंस्ट जाता है हमारे बेसिक अजम्पशन के। नेक्स्ट इज कांस्टेंट ऑफ एमयू ऑफ मनी। हमें पता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जीरो नहीं होती, हम इसलिए ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो पूरा लॉ है उसमें कांस्टेंट एमयू ऑफ मनी है। ऐसा हम क्यों अज्यूम कर रहे हैं? ताकि हम एक रैशनल कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देख पाए, जबकि रियल लाइफ में एमयू ऑफ मनी कांस्टेंट नहीं रहता। एन एग्जांपल इज प्राइजेस। जैसे कि अगर आपको एक पर्टिकुलर गुड है, जैसे ये आईपैड जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये 50K का मार्केट में बिकता है, वहीं पे ये सेम आईपैड अगर आपको 25,000 का मिलने लग जाए, ऑल ऑफ अ सडन योर मार्जिनल यूटिलिटी विल चेंज कि आपको 25,000 में ये चीज सस्ती लगे, जो कि आपको 50,000 में महंगी लग रही थी। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस चेंज हुआ है। सेम चीज ड्यू टू चेंज इन स्टॉक कि आपके पास कितना पैसा है, कि गरीब आदमी के लिए पैसे, कम पैसे की भी बहुत वैल्यू है, बड़े आदमी के लिए सेम अमाउंट में भी इनसिग्निफिकेंट, जो अमीर है उसके लिए। नेक्स्ट इज सिंगल वांट कि हम ये पढ़ के चलते हैं कि हम एट अ टाइम एक सिंगल वांट ही सेटिस्फाई करते हैं, जो कि रियल लाइफ में होता नहीं है। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू हमें कहाँ कहाँ यूजफुल रहता है, तो एक गवर्नमेंट को यूजफुल है पॉलिसीज बनाने में, जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आप ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, उसी को हम प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट इज प्राइसिंग पॉलिसी की किस कमोडिटी को कैसे प्राइस करना है, जैसे जनरली मेडिसिन और जो एसेंशियल गुड्स है जैसे खाना, उन सारी चीज़ों के प्राइसेस कम रखे जाते हैं। जो लग्जरी गुड्स है, जैसे कि आपकी इंपोर्टेड कार्स हो गई, इंपोर्टेड ज्वेलरी, डायमंड, इनके प्राइसेस ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसके लिए प्राइसिंग पॉलिसी गवर्नमेंट ला सकती है। ट्रेड पॉलिसी की गवर्नमेंट इंटरनेशनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके क्या तय कर रही है, तो उन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में हमें लॉ ऑफ डीएमयू हेल्प करता है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर कि कंज्यूमर हमेशा अपना सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमाइज करना चाहेगा विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, तो वो क्या करेगा कि जरूरतें ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, तो अपना कंजम्पशन डाइवर्सिफाई करेगा कि वो एक से ज्यादा गुड्स कंज्यूम करना चाहेगा। उसी चीज को हम पढ़ते हैं इन दी टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ हिज कंजम्पशन। उसके बाद जो हमारा लॉ ऑफ डीएमयू, इट इज बेसिस फॉर टू थिंग्स। नंबर वन, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जैसे जैसे किसी चीज की प्राइस गिरती है वैसे वैसे उसकी डिमांड बढ़ती है। जैसे कि एक आईफोन अगर 1 लाख रुपीज पे लॉन्च हुआ है, तो उसे ज्यादा लोग नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि वो उनके बजट के बाहर है। बट उसी का मैं प्राइस कम कर दूं 50,000, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि अब वो सस्ता हो गया है, तो ज्यादा लोगों के बजट में आ रहा है। फिर मैं उसका प्राइस और कम कर दूं 25,000, वो और ज्यादा लोगों की परचेजिंग पावर में और ज्यादा लोगों के बजट में, तो उसकी डिमांड और बढ़ती जाएगी। उसी चीज को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। और लॉ ऑफ डिमांड is formed on the basis of law of DMU। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि the quantity demanded rises as the price falls। ये जो हम आगे आके चैप्टर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे, that MU declines steadily with additional unit of purchase of each time। नेक्स्ट इज पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू कि किसी चीज की वैल्यू इन यूज, कि जब मैं उस चीज को यूज कर रहा हूँ तब उसके लिए मेरी क्या वैल्यू है, वर्सेस द वैल्यू इन एक्सचेंज, की जब वो चीज
मेरे पास रखी हुई है, यूज में नहीं है, तब उसकी क्या वैल्यू है। उसके पैराडॉक्सेस हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि कोई चीज मेरे पास इन यूज ज्यादा वैल्यूएबल है रेदर देन इन स्टोरेज। एन एग्जांपल इज एयर, वाटर, सनशाइन। कि जैसे मेरे पास पानी है, तो पानी इन यूज कि आप जा रहे हैं कहीं, समझ आपका खेत है, खेत में एक तालाब है, तालाब में ढेर सारा पानी है, पर वो आपका एज अ वीकेंड रेस्ट हाउस है, वहाँ आप एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, लेट्स अज्यूम। तो खुले मैदान में ढेर सारा पानी, उसकी आपके लिए कुछ यूटिलिटी है क्या? नहीं। तो वैल्यू इन एक्सचेंज कि उसको आपको किसी और को देख, उस पानी को बेच के आपको यूटिलिटी मिलेगी क्या? नहीं। वहीं पे आपका घर है, आप जहाँ पे रह रहे हैं, वहां पे एक पानी की टंकी है, उसमें से पानी आ रहा है, जैसे आप क्लोथ्स वॉश वॉश करने के लिए यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज इट टू बेथ, यू कैन यूज द वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज एंड वेरियस अल्टरनेटिव यूजेस थ्रू आउट द हाउस होल्ड। वहां पे उस पानी की यूजेज में आपके लिए वैल्यू ज्यादा है, वर्सेस कि वही पानी कहीं पे एक जगह पड़ा रहता खुले जमीन पे, तो आपका स्टोरेज में उतना वैल्यू नहीं रहता, या वैल्यू इन एक्सचेंज उतना ज्यादा नहीं रहता। सिमिलरली इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि कोई गुड ऐसा हो सकता है जिसकी वैल्यू इन यूज आपके लिए कम हो, जैसे आपने डायमंड की कोई रिंग पहनी है, ज्वेलरी पहनी है गोल्ड सिल्वर की, तो उसका यूटिलिटी और वैल्यू इन यूज कम होगा, लेकिन उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप सेम गुड को मार खुद पहन रहे हैं, तो उसका एज सच अभी उतना ही प्राइस है जितने में आपने खरीदा था, बट वही आप मार्केट में बेचने जाए तो उसके अगेंस्ट आपको करंट रेट पे पैसा मिलेगा, यानी उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा है रेदर देन इन वैल्यू इन यूज से। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि हम ये कंज्यूम कर रहे हैं, ये अज्यूम कर रहे हैं कि एक रैशनल कंज्यूमर किस प्राइस तक पे एक गुड को खरीदता है, किस प्राइस पे आने के बाद वो सोचता है कि मैं इस गुड को खरीदूं या नहीं खरीदूं, और किस प्राइस पे वो उस गुड को खरीदेगा ही नहीं। तो उसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहला है नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज। यहाँ पे आपने एक यूनिट परचेज किया है, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट एंड सो ऑन। उसके बाद है, हम ये मान के चल रहे हैं हर यूनिट से आपको कुछ यूटिलिटी मिल रही है। तो फर्स्ट यूनिट से आपको 10 यूनिट का यूटिलिटी मिला, सेकेंड यूनिट से 8 यूटिलिटी, थर्ड यूनिट से 7 यूनिट्स का मार्जिनल यूटिलिटी मिला, फोर्थ यूनिट पे आपको 5 यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी मिला, फिफ्थ यूनिट पे 3 यूनिट्स का, एंड सिक्स्थ यूनिट पे 1 यूनिट का। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है, गिर रही है। अब हमने ये अज्यूम किया है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 रुपीज। अगर मैं एक यूनिट कंज्यूम करता हूं, तो उससे मुझे 10 यूनिट का यूटिलिटी मिला है। अब इस यूटिलिटी को मैं पैसों के टर्म में एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ। ये जो 10 यूटिल्स है, इसे मैं पैसों के टर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो मैंने एक स्टैंडर्ड बना लिया है कि 1 यूनिट ऑफ यूटिलिटी इज इक्वल टू 10 रुपीज, और ये मैंने इसको फिक्स कर दिया है। तो हमने यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फिक्स कर दिया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 रुपीज। तो यहाँ पे है 10 यूनिट की यूटिलिटी, तो 10 इंटू 10, 100। सिमिलरली 8 यूनिट की यूटिलिटी, तो 8 इंटू 10, 80। तो ऐसे करके मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी आ जाएगा। ये मेरा एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर सेट हो गया, यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी का। दूसरा है मार्केट रेट। अब मुझे पता है कि वो जो गुड मैं कंज्यूम कर रहा हूँ वो मार्केट में 50 रुपए का मिल रहा है, और मैंने फिक्स कर दिया कि प्राइस 50 रुपए हर जगह। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप इस पॉइंट पे देखते हो कि जहाँ पे मुझे जो यूटिलिटी मिल रही है किसी प्रोडक्ट से, उसका मार्केट प्राइस सेम है, तो वहां पे मैं सोच सकता हूँ उस गुड को खरीदने के बारे में। तो वो पॉइंट यहाँ पे है। इस पॉइंट के ऊपर वाले आप सभी पॉइंट्स देखो, आप यहाँ पे पाओगे द मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी दैट आई डिराइव फ्रॉम अ प्रोडक्ट इज लार्जर देन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। कि अगर मुझे किसी चीज से पता है कि मुझे 100 रुपीज की यूटिलिटी मिल रही है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मनी कि मैं 50 रुपए का फायदा ले 50 रुपए की कीमत दे रहा हूँ और 100 रुपए का फायदा ले रहा हूँ किसी प्रोडक्ट से, तो उस प्रोडक्ट को मैं खरीदूंगा क्या? एज अ रैशनल कंज्यूमर, यस। क्यों? क्योंकि मैं पॉजिटिव साइड में हूँ कि मुझे बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है। तो ये वो वाला सीन है। दूसरा, कि अगर मैं किसी चीज के लिए 50 रुपए पे कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उससे यूटिलिटी उस 10 रुपए की ही मिल रही है, कि मुझे पता है कि मैं ओवर पे कर रहा हूँ और मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल कम होगा, कि मेरी नजरों में उस चीज की वैल्यू 10 रुपए ही है, लेकिन मार्केट प्राइस 50 रुपए है, तो क्या मैं उसे खरीदूंगा क्या? नहीं। वो सारे पॉइंट यहाँ नीचे दिए गए हैं।
तो हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर अ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन प्राइस, वहाँ पे कंज्यूमर बाय करेगा गुड्स को, इन्हें हम इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी, वहाँ पे मार्जिनल यूनिट्स होगी, जिसे हम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं, कि जहाँ पे कंज्यूमर विल कंसिडर टू बाय अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज अब सिचुएशन अपोजिट ऑफ इट, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी derived in terms of money from a product is lower than the price of the product, तो कंज्यूमर विल नॉट बाय इट, और उसी को हम एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसके ऊपर वाले को पॉइंट्स को हम इंटर मार्जिनल यूनिट्स कहेंगे, और इसके नीचे वाले यूनिट्स को हम एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स कहेंगे। तो यही था हमारा चैप्टर 2। थैंक यू।